उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि बटोगे तो कटोगे। अब बताइए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि ऐसा बयान शोभा देता है। किसको बोल रहे हैं कटने? देखिए, मैं तो कहूँगा ये बचपन से हम लोगों को पढ़ाया गया कि एकता में ताकत है। तो अगर एकता में नहीं रहेंगे तो 100% नुकसान ही होगा ना। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये गलत बात कही। आपने भी बचपन में पढ़ा होगा ना कि लकड़ी अगर मुट्ठी में है तो नहीं टूटेगी, अलग अलग होगी तो टूटेगी। तो उनका कहने का तात्पर्य वही था कि हमें एक रहना है। बटोगे कटोगे का मतलब है कि अगर आप पीडीए में बटोगे, अगर आप मुस्लिम में बटोगे, क्या ध्रुवीकरण नहीं, ध्रुवीकरण नहीं है, ये एकता की बात है। आप पूरा भारत अगर एक हो, पूरा भारत अगर एक साथ रहे, संवैधानिक तरीके से रहे, कोई हिंदू मुस्लिम ना करे, कोई सिख ईसाई ना करे, कोई ब्राह्मण कोरी पासी चमार लाला ठाकुर ना करे, तो ज्यादा अच्छा है ना। तो भाई साहब, इसमें बटने की बात नहीं है, इसमें एक साथ रहने की बात है। आपका ध्रुवीकरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताइए। देखिए, कहते हैं नजर बदलोगे नजारे बदलेंगे, जिगर बदलोगे सितारे बदलेंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, किनारे बदलो, किनारे खुद बदलेंगे। मतलब आपका नजर बदलने की जरूरत है, आपको अपने नजरिए की बदलने की जरूरत है। नजर का इलाज है, नजरिए का इलाज नहीं है। तो ये तो आपको देखने की नजर है। सपा वालों को ध्रुवीकरण दिखता है और हमको एकता दिखती है। अब आप किसको सही कहेंगे, किसको गलत? एकता को सही कहेंगे या ध्रुवीकरण को? ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, या आपके ओपिनियन पर छोड़ता हूँ, आपके दिमाग पर छोड़ता हूँ, आप खुद चयनित करें। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल बंटी श्रीवास्तव जी आपसे लेता हूं। उत्तर प्रदेश की अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, लोग कह रहे हैं कि मिल्कीपुर जो है बदलापुर बन चुकी है। लोकसभा में बीजेपी की करारी हार हुई अयोध्या में। पूरी देश दुनिया में जो है अयोध्या वासियों की एक तरीके से कहें बदनामी, बाइकॉट अयोध्या वासी का ट्रेंड भी चलने लगा था बीच में। तो अब आप बता दीजिए कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी प्रतिष्ठा यहां पर दांव पे लगा दी है, तो क्या लोकसभा में हुई करारी हार का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव में ले पाएगी बीजेपी? निश्चित तौर पर बीजेपी उसका बदला लेगी और लेना भी चाहिए। और मुझे भी लगता है कि अयोध्या उस समय जो हमने कुछ गलतियां की होंगी, या कार्यकर्ताओं का मनोबल कम रहा होगा, या बहकावे में आए होंगे, उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए, अयोध्या के विकास को देखते हुए, अयोध्या के जो पूरी तरीके से डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट देखा हुआ है, ब्लूप्रिंट रेडी है, उसके आधार पर भी अयोध्या वासियों को, अयोध्या की जनता को, मिल्कीपुर की जनता को अपने माथे पर जो एक कलंक लगा है, उस कलंक को कम से कम कुछ हल्का करने का जो दोबारा मौका मिला है मिल्कीपुर में, वो करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि सुनिश्चित तौर पर उस कलंक को मिटाने का काम करेगी मिल्कीपुर की जनता। कार्यकर्ताओं से याद आया, भाजपा कार्यकर्ताओं के जो है युवाओं की थाना कचहरी तहसील कहीं सुनवाइयां नहीं होती है, कहीं कामकाज होता नहीं है। ये तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है कि अगर केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, मतलब पूरी तरीके से निश्चित तौर पर कि सबका साथ सबका विकास है। सुन लीजिए बंटी भाई, मेरा सवाल इसी में एक और है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद एक समीक्षा बैठक हुई, भूपेंद्र चौधरी जी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उसमें रिपोर्ट में जो 3 प्रमुख कारण है, उसमें पहला कारण यही है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं, यहाँ पर जो भी गलत काम करेगा उसकी उपेक्षा की जाएगी। योगी जी का बुलडोजर ये देखकर कार्य नहीं करता, या उनकी गोली ये देखकर कार्य नहीं करती कि कौन किस जाति का है, या कौन किस धर्म का है, या फिर वो किस मानसिकता का है। उनका कार्य केवल एक तरीके से चलता है कि जो गलत है उसके ऊपर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त कार्यवाही करेगा, और मुझे लगता है ये सही है। तो क्या आप कोई भी हो, तो क्या आप बुलडोजर से न्याय होगा कि न्यायपालिका से होगा? भाई साहब, वकीलों की छुट्टी कर दो, जज को घर बिठा दो, और अगर न्याय बुलडोजर से ही होता है तो जरूरत क्या है कोर्ट और इसकी? नहीं, कोर्ट भी निश्चित तौर पर चलता है। अब आप अगर बुलडोजर की बात कर रहे हैं, मैं निश्चित बताता हूं, अगर आप बुलडोजर की बात कर रहे हो, मोहित खान जी की प्रॉपर्टी असंवैधानिक रूप से थी, इसलिए वहां बुलडोजर चला। वही बुलडोजर रायपट्टी में क्यों नहीं चल सका? क्योंकि वो जमीन असंवैधानिक नहीं थी। अगर न्याय के खिलाफ योगी जी का बुलडोजर चलता तो बुलडोजर तो वहां पर भी चल जाता ना, बट वो संवैधानिक रूप से चलता है। अगर आप किसी काल खंड में पूरी तरीके से जबरदस्ती कब्जा कर सरकारी जमीनों को बैठे हैं, तो वहां पर निश्चित तौर पर योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए। चलिए, अब चलते चलते यही बता दीजिए, अखिलेश जी और विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि जो 10 सीटों का लोकसभा उपचुनाव है 2027 का सेमीफाइनल है, और कह रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश जी के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ आ रही है। बड़ा कॉन्फिडेंट है, और अवधेश जी बोले अगर बेटा चुनाव हार गया तो राजनीति संन्यास ले लूंगा। क्या कहना? तो कह दीजिए आज ही इस्तीफा दे दें, इस्तीफा आज दे दें, बाकी चुनाव का रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन हम स्वीकार करवा देंगे। इस्तीफा रख दें टेबल पे। अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस तो इस्तीफा टेबल पे रखें, स्वीकार उस दिन किया जाएगा जिस दिन उनके बेटे हार जाएंगे। अगर उनमें दम है तो ये चीज करके दिखाएं, जुबानी जंग ना लड़ें। जो अखिलेश जी का कथन है कि 27 में आ रही है समाजवादी पार्टी की सरकार, वो तो 2022 में भी कह रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास बता रहे थे कभी सरकार रिपीट नहीं हुई। लोकसभा में उनकी सीटें ज्यादा आई ना, ये कॉन्फिडेंस। देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा अलग होता है, प्रधानी का चुनाव अलग होता है। चुनावी समीकरण जो होते हैं वो स्तर वाइज बदलते रहते हैं, तो इस बात को आप निश्चित नहीं कर सकते कि लोकसभा वाली चीजें विधानसभा में दोहराई जाएंगी या विधानसभा वाली चीजें ग्राम सभाओं में दोहराई जाती हैं। हर चुनाव व्यक्तिगत होता है, अलग होता है। देखिए बंटी जी, आप खुद युवा हैं, आप ही बता दीजिए, किसान वर्ग बीजेपी से नाराज, आवारा पशुओं की समस्या उत्तर प्रदेश में इतनी है भाई साहब, किसी वजह से जो है आए दिन आपकी जो राजनीतिक फसल है वो आवारा पशु चट कर रहे हैं।
जो है युवा बेरोजगार है, धड़ाधड़ पेपर लीक हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, ये सब भी आरोपों में कुछ तो सच्चाई होगी ना। देखिए, मैं आपने 3 सवाल पूछे हैं, तीनों पर एक साथ जवाब देता हाँ, हूँ। बताइए। सबसे पहले आपने बोला किसान छुट्टे जानवरों से परेशान है। सबसे पहली बात तो यह है कि छुट्टा जानवर निश्चित तौर पर उसके लिए सरकार अपनी परियोजनाएं जो है वो लागू कर रही है, हर विधानसभा में गौशाले बन रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा कि जो जानवर छूटे हैं उनको छोड़ा किसने? हमने। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, इसीलिए तो विपक्ष के पास आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है, तो वो जानवरों का मुद्दा इसलिए उठाती है क्योंकि वो लोग आज भी लाल टपका कर बैठे हुए हैं कि कब बीजेपी की सरकार जाए और उन्हें काट कर खा जाए। क्या कोई भी वर्ग विशेष यहाँ पर यह कहने के लिए तैयार है कि गायों को काट कर खाया जाए, बैलों को काट कर खाया जाए? आज इस मुद्दे को वही लोग उठाते हैं जो उन्हें काट कर खाना चाहते हैं। लेकिन भाई साहब, किसान तो त्रस्त है ना गांव का। हमको ऐसा लगता है, आप किसी बड़े जमींदार से पूछिए, आप किसान से पूछिए, उन्होंने अपने खेतों का संरक्षण किया है। मुद्दा वो उठाता है जिसको उस जानवरों को खाने की जरूरत है। एक आम किसान कहता जरूर होगा, मैं मान सकता हूं कि उसको थोड़ी सी परेशानियां होती होंगी, लेकिन कभी वो दिल से ये नहीं चाहेगा कि वो जानवर काटा जाए, वो जानवर खाया जाए, उस जानवर को कुर्बानी दी जाए। ये कभी कोई किसान नहीं चाहेगा। या आप पत्रकार हैं, आप गली गली घूमते होंगे, आप हर ग्राम सभाओं में जाते होंगे, ब्लॉकों पर जाते होंगे, आप एक ऐसा व्यक्ति ले आइए जो ये कहे कि हाँ जानवरों को काटा जाए, हम मान जाएंगे उस दिन कि आपकी बातों में सच्चाई है, किसान त्रस्त है। कोई भी सनातनी या हिंदू विचारधारा का व्यक्ति ये नहीं कहेगा, लेकिन हमने तो ऐसे फिर त्रस्त कहाँ हुआ? सैकड़ों ऐसे वीडियो बना रखे हैं भाई साहब, जिसमें किसान जो है त्रस्त है। ज्यादातर छोटी जोत के किसान है, वो 10-20 हजार रुपया इकट्ठा करे, झटका मशीन लगाए, तार की रुंधाई करे, फिर खेती कर। कहूंगा कम से कम उस समय से कम त्रस्त है जब रात में चलते वक्त ये छिनैती होती थी। उस समय से कम त्रस्त है जब उन्हीं किसानों की बेटियां पढ़ने जाती थी और रास्तों पर खड़े हुए मनचले लड़के उनको परेशान करते थे, बलात्कार होता था तो मुकदमे नहीं लिखे जाते थे। उस समय से तो कम परेशान है ना किसान। छुट्टे जानवर से वो परेशान है जो खाना चाहते हैं, किसान नहीं परेशान है। किसान उस समय की गुंडाई से ज्यादा परेशान था क्योंकि खेतों को जबरदस्ती काट लिया जाता था। वो खेतों की फसलों को बेचकर पैसा लाते थे तो रास्ते में लूट लिया जाता था और मुकदमा भी नहीं लिखा जाता था। उस समय से तो कम परेशान है आज का किसान। इस बात को आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा और खड़ी हुई हर जनता को भी। तो भाई साहब देख रहे हो बंटी श्रीवास्तव जी, अभी हम खड़े हैं बारून बाजार में, एकदम धुआंधार भाजपा प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। कोई भी सवाल पूछ लो भाई साहब झटापट जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या यही ऊर्जा, यही कॉन्फिडेंस मिल्कीपुर उपचुनाव में दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलते चलते एक सवाल, प्रत्याशी कैसा चाहते हैं? प्रत्याशी जैसा था वैसा ही चाहते हैं। युवा चाहिए, तेज तर्रार चाहिए, विकास करने वाला चाहिए। हर एक देखिए, निश्चित तौर पर हम तो चाहेंगे पुराना चेहरा हो। रीजन उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि पिछली बार उनको जो 3 साल का कार्यकाल मिला कार्य करने के लिए कोरोना के कारण, 3 सालों में उन्होंने जो विकास कार्य किया उसका विवरण आप उनसे मांग सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं भी यहाँ पर कह सकता हूँ। मेरी खुद की ग्राम सभा, आप ग्राम सभा सुंधियावा जानते होंगे, यहाँ पर जितने लोग खड़े हो, कम से कम 2500 साल से एक ऐसी सड़क थी जिस पर इतने बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए थे, पत्थर पड़े हुए थे, रोड चलने के लिए नहीं थी, वो उन्हीं के कार्यकाल में दिया गया। युवा है, तेज है, तर्रार है, काम करने के लिए रहते हैं। लगभग ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं हो जहां लोग नहीं जाते, वो बुलाने पर ना जाएं। तो हमारी सोच तो यही कि एक बार उनको और मौका मिलना चाहिए और निश्चित तौर पर मौका मिलेगा तो वो यहाँ पर कमल का फूल खिलाकर योगी जी के चरणों में समर्पित करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अभी हम मौजूद हैं बारून बाजार, विधानसभा मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या में। और मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट बन गई है, स्वयं अवधेश प्रसाद जी के लिए भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी। अवधेश को जहां पर यह सिद्ध करना होगा कि लोकसभा में हुई उनकी जीत कोई तुक्के में, फ्लूक में जीत नहीं हुई है। और योगी जी भी जो है पूरा दमखम लगा रहे हैं। आने वाला जो टाइम है बहुत ही क्रूशियल होगा मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए। ऊंट जो है किस करवट बैठता है, बहरहाल हम लोगों से, स्थानीय लोगों से उनकी राय ले रहे हैं और अनकट आपको वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।